जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके जस्ट आगे चलते हैं। एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या पढ़े थे फोटो में? यहाँ तक एक ग्रास नली है, पढ़े थे। ग्रास नली फूलता पचकता है, इसे क्या कहते हैं? कर्मांकुचम। ए वाला अमाशय पढ़े थे हम लोग, है ना। अमाशय का 3 भाग होता है, कौन कौन होता है जाकर वहाँ रिवीजन कीजिए, नहीं याद है तो, समझ रहे हो ना। और हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे। देखिए सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, यानी कि जो HCl निकलता है, जो पेप्सिनोजन के द्वारा जब पेप्सिन में बदल जाता है HCl, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। उसके बाद यहाँ वसा को पचाने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है, जो वसा का आंशिक पाचन करता है। ये सारी जब क्रिया हो जाती है ना, तो अमाशय का खाना लेई की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? लेई की तरह। ध्यान रखिएगा, अमाशय में जो खाना होता है कैसा हो जाता है? लेई की तरह। ध्यान रखिए, जिसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ये अमाशय के वाला भाग काइम नहीं है। अमाशय के भीतर जो भी एंजाइम द्वारा कार्य होते हैं पचाने का, पचने के बाद अमाशय में भोजन लेई की तरह हो जाता है, उस लेई को काइम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अमाशय से और अमाशय के सबसे पिछला भाग पाइलोरिक है, और पाइलोरिक से जुड़ा है कौन? छोटी आंत। कौन जुड़ा है? छोटी आंत। इसको देखिए ध्यान से, ये छोटी आंत कौन जुड़ा है? छोटी आंत जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये पाइलोरिक से छोटी आंत जुड़ा हुआ है। अतः खाना अब कहाँ जाने वाला है? छोटी आंत में। लेकिन समस्या होती है कि दोस्तों, अगर यह यहाँ खाना जो है वो तो अम्लीय है, अगर यह अम्लीय खाना छोटी आंत में चला गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, मौत भी हो सकती है। अतः क्यों? क्योंकि जैसे हम पढ़े हैं कि अमाशय की एंजाइम तभी कार्य करेगा जब यहाँ का खाना अम्लीय हो, उसी तरह यहाँ का एंजाइम तभी कार्य करेगा जब खाना का माध्यम क्षारीय हो। कैसन हो? क्षारीय। सुनिए ध्यान से, अमाशय का एंजाइम तब कार्य करेगा जब इसका खाना कैसा हो? अम्लीय, खाटा। छोटी आंत का एंजाइम तब कार्य करेगा जब यहाँ का खाना जो भी हो क्षारीय हो। लेकिन बताइए, यहाँ तो क्षारीय नहीं है, तब क्षारीय कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। इसे कहते हैं लीवर। ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं? लीवर। हिंदी में यकृत कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, यह लीवर लगभग 1.5 किलो का होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, लीवर के बारे में हम लोग पर्सनल पढ़ेंगे। अब बताइए लीवर, तो लीवर के बारे में पहला बात क्या सुने कि यह 1.5 किलो का होता है, लगभग 1.5 किलो का। दिक्कत नहीं ना। यह जानते हैं पीत बनाता है। क्या बनाता है? पीत। और एक टंकी में बंद कर देता है, जहाँ टंकिया का नाम है पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय। क्यों? अब देखिए, इसको तोड़ेंगे पित्ताशय को तो पीत जोड़ आशय। यहाँ मैं लिखता हूँ पीत जोड़ आशय, ठीक है। पीत माने पीत, जो कि गाढ़ा हरा रंग के क्षारीय द्रव है। सुनिए ध्यान से, पीत कैसन होता है? गाढ़ा है। कैसन? मोद देखते हैं ना, मोधे नियर, ठीक है। लेकिन क्षारीय होता है हरा रंग का। क्लियर? आशय माने होता है रहने वाला जगह, अर्थात घर कह सकते हैं। किसका? मेरा और आपका नहीं। वहाँ पीत रहेगा, अतः उसको पित्ताशय कहेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि पित्ताशय में क्या रहता होगा। बुझा रहा है ना? पित्ताशय में पीत निकाला कौन? लीवर। क्लियर? अब देखिए, यही पीत भोजन में मिलेगा और भोजन को क्षारीय कर देगा। समझ रहे हैं ना? और जब भोजन क्षारीय हो जाएगा तब तो छोटी आंत का एंजाइम कार्य करेगा ना। बुझाया कि कैसे क्षारीय हो रहा है? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो अब खाना क्षारीय हो जाएगा क्योंकि पीत मिल जाएगा उसमें, और जैसे पीत मिलेगा खाना क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और क्षारीय हो जाएगा तो यह खाना छोटी आंत में आएगा। कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना।
तो इसी के साथ हम लोग पहले पित्त का कुछ कार्य पढ़ लेते हैं ताकि आगे चलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पित्त इंग्लिश में बिल कहते हैं, BILE, बिल, या बाइल भी कुछ लोग कह देता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइल। बाइल माने पित्त होता है, ठीक है। देखिए पित्त का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पहला कार्य याद रखिएगा, यह खाना, अमाशय से जो खाना आता है ना अम्लीय, उसको क्षारीय करता है, अर्थात भोजन को क्षारीय बनाना। तो पहला कार्य समझ में आ गया कि पित्त का कार्य क्या है कि जो अमाशय से खाता भोजन आता है उसको क्षारीय बना देता है। क्यों? क्योंकि क्षारीय भोजन पर ही छोटी आंत का एंजाइम कार्य करता है। दिक्कत नहीं ना। दूसरा कार्य देखिएगा पित्त का, तो यह वासा को तोड़ता है। क्या करता है? वासा को तोड़ता है। क्या करता है? वासा को तोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह दो काम दिमाग में बैठा लीजिए। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वासा को तोड़ता है। अतः वासा के तोड़ने की विधि को इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। ध्यान रखिएगा, इमल्सीकरण टेक्निकल वर्ड है, इसको समझिए। इमल्सीकरण जब है तो समझ जाइएगा कि पित्त वासा को तोड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। नहीं ना, दिक्कत है। तो पित्त के यह दो कार्य दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यह पित्त को कौन बनाया है? लीवर, है ना। तो लीवर के बारे में भी दो तीन बातें सीख लेते हैं हम लोग, फिर आगे छोटी आंत में चलेंगे। देखिए लीवर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लीवर के बारे में। पहला कंसेप्ट कि यह 1.5 kg का होता है, लगभग। कै kg का होता है? 1.5 kg का। दूसरी कंसेप्ट कि यह पित्त बनाता है। क्या करता है? लीवर क्या करता है? पित्त बनाता है। ध्यान रखिएगा, पित्त बनाना। याद रखिएगा, लीवर का दूसरा कार्य क्या हो गया? पित्त बनाना। लीवर के बारे में तीसरी कंसेप्ट क्या? यह स्टोर है, और स्टोरेज में क्या किया जाता है? कुछ ना कुछ जमा किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या जमा कीजिएगा? तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जब हम लोग खाना ले लेते हैं, पच जाता है, तो देखिए जितना पौष्टिक तत्व आता है भोजन में, उस सारे का प्रयोग बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रयोग करने के बाद कुछ बच जाता है तो लीवर कहता है ए मेरे को देना दो। तो सारे पौष्टिक तत्व लीवर में स्टोर कर दिया जाता है, अतः यह स्टोरेज का भी काम करता है। और क्या चीज स्टोरेज करता है? तो पौष्टिक तत्व। क्लियर? इसीलिए हम लोग 1-2 दिन तक खाना भी नहीं खाएंगे ना, तो यही स्टोरेज वाला पौष्टिक तत्व आके भरपाई कर देगा और हम लोग बिना खाए हुए भी 1-2 दिन तक रह सकते हैं, ठीक ना। चौथा कंसेप्ट अगर इसके बारे में दिमाग में रखिएगा तो इसकी कोशिकाएं होती है जिसको कहते हैं कुफर। कुफर कोशिकाएं, क्या कहते हैं इसको? कुफर कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा, कुफर कोशिकाएं इसको कहते हैं। यह कोशिकाएं होती है कि अगर नष्ट भी हो जाएगी ना तो फिर बन जाएगी। अतः शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें थोड़ा नष्ट भी हो जाए तो जल्दी अपने आप मरम्मत कर लेती है? वो है लीवर। बुझा गया? अगर कोई जहर खा के मरा है ना तो उसको डॉक्टर कैसे पहचानेगा? तो यही लीवर को देखेगा चीर कर। अगर उसमें जहर होगा तो सटाक एकदम पकड़ा जाएगा कि जहर खा के यह मरा है, और कहीं अंग में जहर का स्टोरेज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो लीवर जहर को भी स्टॉक में रखता है, समझ रहे हैं ना, या खुद झेलता है। तो लीवर के बारे में इतनी कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा।
ये रहा लीवर का कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए लीवर नहीं समझ में आ रहा है, करेजी जानते हैं खोसी का, वही उसी को कहते हैं लीवर, या समझने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए जानते हैं डॉक्टर सलाह देता है कि करेजी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि करेजी में अभी हम लोग पढ़े हैं लीवर स्टोरेज का काम करता है, बहुत पौष्टिक तत्व स्टोर रखा है। तो जब पौष्टिक तत्व स्टोर रखा होगा तो इसको खाइएगा तो आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलेगा। समझ में आ गया क्यों डॉक्टर सलाह देता है लीवर खाइए, करेजी खाइए। क्लियर? चलिए थोड़ी सी और हम लोग पढ़ते हैं। इस पर अमाशय पर एक पीली संरचना होती है, किस रंग का? पीला, जिसको अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लेंगे ना तब छोटी याद में और खूब समझ में आएगा, अतः इसको ध्यान से समझिए। अग्न्याशय ग्रंथि हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए पहला तो क्लियर हो गया होगा किस रंग का होता है? अग्न्याशय ग्रंथि पीला रंग का होता है। यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन, ध्यान रखिएगा। और यह इंसुलिन क्या करता है? तो रक्त में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब यही अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन को बनाने में कम कर देगा, जिसके चलते रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, जिस बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। अतः किन्हीं को भी डायबिटीज हो गया होगा तो डॉक्टर इंसुलिन की सुई देती है, ठीक है ना। और यह इंसुलिन जाकर रक्त में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इतना बात दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। बस एक दो बात और है अग्न्याशय ग्रंथि का। अग्न्याशय ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों बनाती है। क्लियर? याद रखिएगा अग्न्याशय ग्रंथि मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों बनाती है। इसके बारे में एक और कंसेप्ट जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शरीर में मात्र एक ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों हो? अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी। दिख रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा अग्न्याशय ग्रंथि मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों होती है। ये रहा आपका अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में सारे कंसेप्ट, है ना। थोड़ी सी और बचा है, उसको हम लोग अगले क्लास में बता देंगे। इसको इतना आप कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।